सो हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। नाम से समझ में आ रहा है न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला एसिड होता है। इसका नेचर है एसिडिक और ये न्यूक्लियस के अंदर मिलता है किसी भी सेल में, इसलिए नाम क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। ये आरएनए भी हो सकता है और ये डीएनए भी हो सकता है। इनकी फुल फॉर्म और इनकी भर भर के डिटेल्स पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझना। सबसे पहले हमने लिखा है ये जो है ये पॉली न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसको बनाने वाली यूनिट होती है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि एक ट्रेन बहुत सारे डिब्बों से बनी है, उसके अंदर जो एक डिब्बा है उसको अगर आप मान लेते हो न्यूक्लियोटाइड, तो वो पूरी ट्रेन क्या बन जाएगी, डीएनए बन जाएगी या फिर आरएनए बन जाएगी या फिर आप सिंपल वर्ड कहो कि न्यूक्लिक एसिड बन जाएगी। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो छोटी छोटी यूनिट्स होती है जो मिलकर न्यूक्लिक एसिड को बनाती है, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती है। अगर ये यूनिट्स नहीं होगी तो बड़ी स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगी और उस बड़ी स्ट्रक्चर को न्यूक्लिक एसिड भी नहीं बोलेंगे बेसिकली। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये किस बॉन्ड से जुड़ते हैं आखिर, जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। जब ये जुड़ेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, उसका नाम है पॉली। उसका नाम क्या है, फोस्फोडाइईस्टर बॉन्ड नाम है बेसिकली। फोस्फो का मतलब है कि इस बॉन्ड को बनाने के लिए फोस्फेट एलिमेंट यूज होता है। डाई का मतलब है कि ऐसे दो बॉन्ड मिलते हैं। ईस्टर का मतलब है कि ये ईस्टर टाइप का बॉन्ड होता है। जब इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा मैं आपको बोर्ड पे, तब आपको समझ में आएगा कि दो बॉन्ड है और इसके बीच में फोस्फेट भी है। तो बॉन्ड का नाम आप नोट कर सकते हैं, क्या है, फोस्फोडाइईस्टर बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट होता है। आगे लिखा गया है कि इस न्यूक्लिक एसिड की आखिर यूनिट क्या होती है, तो मैंने आपको समझा ही दिया, न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसकी यूनिट है। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड एक बहुत ही छोटी स्ट्रक्चर है, इसलिए न्यूक्लियोटाइड को बोलेंगे हम माइक्रो बायोमोलिक्यूल, है ना। और इस पूरे न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलेंगे, मैक्रो बायोमोलिक्यूल बोलेंगे। क्योंकि बहुत छोटी छोटी यूनिट के जुड़ने से क्या बना है, न्यूक्लिक एसिड बना है। उस न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर बहुत बड़ी है, इसलिए क्या बोलेंगे, मैक्रो बायोमोलिक्यूल। और जिस यूनिट से ये बना है वो यूनिट बहुत ही छोटी है, इसलिए क्या बोलेंगे, माइक्रो बायोमोलिक्यूल। माइक्रो का मतलब ही छोटा होता है और मैक्रो का मतलब ही बड़ा होता है। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर है। अब हम समझते हैं ये जो एक छोटी सी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर क्या क्या होता है। अगर मैं आपको कहूं कि एक ट्रेन की स्ट्रक्चर समझो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक डिब्बे को समझोगे। अगर एक डिब्बे को समझ लिया तो क्या सारे डिब्बे उसके जैसे ही हैं? एक डिब्बे को समझ लो और एक डिब्बा दूसरे डिब्बे से कैसे जुड़ता है ये अगर समझ लो तो क्या पूरी ट्रेन समझ में आ जाएगी, आएगी या नहीं, बिल्कुल आएगी। उसी प्रकार हम उस डिब्बे को यानी कि न्यूक्लियोटाइड को समझना स्टार्ट करते हैं। यहां से बहुत ध्यान से देखना एक एक वर्ड्स को। न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट। सबसे पहला होता है शुगर। क्या होता है, शुगर। उस शुगर के अंदर 5 कार्बन होते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, पेंटोज शुगर बोलते हैं। यहां पे लिखा गया है पेंटोज शुगर, जिसके अंदर क्या हो, 5 कार्बन हो। 5 कार्बन वाली शुगर। पिछले लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट के अंदर आपको पेंटोज शुगर पढ़ाई भी थी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, उसी की बात करेंगे बेसिकली। यहाँ पे पेंटोज शुगर कितने टाइप की हो सकती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। नाम को बहुत ध्यान से देखा करो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं। डीऑक्सी और राइबोज, राइबोज ही डीऑक्सीराइबोज को बनाता है। अगर उसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाए, डी हो जाए, डी का मतलब बाहर निकलना, कमी होना, है ना। अगर राइबोज के अंदर से एक ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाए तो क्या बोलेंगे हम, इसके अंदर से डीऑक्सी हो गया, यानी कि ऑक्सीजन चला गया, तो उसका नाम क्या रख देंगे, डीऑक्सीराइबोज रख देंगे। अंडरस्टूड और नॉट। राइबोज से ही क्या बनता है, डीऑक्सीराइबोज बनता है, एक ऑक्सीजन निकल जाने से। ये ऑक्सीजन कहां से निकलता है, 2 नंबर के कार्बन से निकलता है। पहले इतना समझो कि राइबोज कहां पे मिलता है, आरएनए के अंदर मिलता है। इसीलिए आरएनए का पूरा नाम क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आर का मतलब क्या हो गया, राइबोज हो गया। एन ए का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। सिंपल। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड है। अगर मैं कहूं डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो डी का मतलब क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोज। एन ए का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। आई होप दोनों वर्ड के फुल फॉर्म आपको समझ में आए होंगे अच्छे से कि फुल फॉर्म आखिर बने कैसे हैं यार।
आर का मतलब राइबोज होता है, डी का मतलब डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन कम है, हवा में होना चाहिए सब कुछ। राइबोसोम की स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बना रखी है, यहां पे थोड़ा सा इलोबरेट करता हूं मैं इस स्ट्रक्चर को, बहुत ध्यान से देखिएगा। राइबोज के अंदर 5 कार्बन होते हैं, लेकिन ये एक 5 मेंबर की रिंग बनाता है। इसका जो एक मेंबर होता है रिंग में वो ऑक्सीजन होता है, इसलिए एक कार्बन बाहर चला जाता है। 5 कार्बन को कुछ इस टाइप से बनाना है, नंबरिंग यहां से करनी है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन, कुछ इस टाइप से नंबरिंग हम करेंगे। जो कार्बन ऊपर की साइड है, कौन से, 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन, उनके ऊपर क्या लगाना है, OH लगाना है। जो कार्बन ऊपर की साइड है उनके ऊपर क्या लगाओगे, OH लगाओगे। और जो कार्बन नीचे है, कौन कौन से, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3, इनके नीचे की तरफ क्या लगाओगे, OH। सिंपल, ध्यान रखो, ऊपर वाले कार्बन पे ऊपर OH, नीचे वाले कार्बन पे नीचे OH। बाकी जो वैलेंसी बची है कार्बन की, वहां पे क्या ऐड करोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे। जितनी भी वैलेंसी बची थी सब जगह क्या लगा दी, हाइड्रोजन लगा दी। राइबोज बनके तैयार है। कैसे बनाओगे राइबोज को, हवा में 4 कार्बन बनाने हैं, बीच में क्या बनाना है, ऑक्सीजन। 5वें कार्बन को कहां लगाएंगे, चौथे कार्बन के ऊपर। ऊपर वाले दोनों कार्बन पे OH क्या रहेंगे, ऊपर। नीचे वाले कार्बन पे OH क्या रहेंगे, नीचे। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनेगी राइबोज की। इस राइबोज के स्ट्रक्चर में अगर 2 नंबर कार्बन को आप ध्यान से देखो तो क्या नीचे OH मिलेगा, मिलेगा या नहीं। इस OH में से अगर ऑक्सीजन को हटा दे तो क्या बन जाएगा, यहां भी H बन जाएगा। और ये किसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं मैंने आपको राइबोज का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझाया है। उसके बाद केवल एक चेंज करना है, 2 नंबर कार्बन से OH वाली ऑक्सीजन को हटा देना है, जिससे कौन सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, डीऑक्सीराइबोज पेंटोस रखरा की स्ट्रक्चर भी बन जाएगी। बेसिकली इसको शुगर बोलते हैं, हिंदी में शर्करा बोलते हैं। कभी कभी मेरे मुंह से शर्करा भी निकले तो इतना कोऑपरेट आप कर सकते हैं। तो पेंटोज शुगर आपको समझ में आई होगी, 2 टाइप की होती है, आरएनए में अलग मिलती है, डीएनए में अलग मिलती है। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट जो कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है, उसका नाम है फॉस्फेट ग्रुप। नाम से ही समझ में आ रहा है इसके अंदर क्या होगा, फॉस्फेट एलिमेंट होगा, इसीलिए नाम क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। आपने सुना होगा फॉस्फोरिक एसिड के बारे में, H3PO4 के बारे में। इसी H3PO4 को जब ये न्यूक्लियोटाइड के अंदर होता है तब इसे नाम क्या देते हैं, फॉस्फेट ग्रुप नाम देते हैं। क्या ये फॉस्फोरिक एसिड है, एसिड है, इसीलिए ये क्या देता है, एसिडिक नेचर देता है। किसी भी न्यूक्लिक एसिड को जिसके भी अंदर होगा उसे एसिडिक नेचर देगा ऑब्वियसली। उसके अलावा ये नेगेटिव नेचर भी देता है, नेगेटिव चार्ज भी देता है, किसको, न्यूक्लिक एसिड को। अगर डीएनए के अंदर न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए है, उस डीएनए के अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहां से आया होगा, वो फॉस्फेट ग्रुप से आया होगा, H3PO4 ने दिया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं। अगर इस H3PO4 की स्ट्रक्चर आपसे पूछे तो आपको सबसे पहले तो P बनाना है। इस P से 3 OH जोड़ देने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4 है, एक ऑक्सीजन अभी भी बच गया है, तो एक ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से कहां पे जोड़ देंगे, P के ऊपर जोड़ देंगे। P 15 नंबर पे आने वाला एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी भी 5 होती है, यहाँ पे 5 वैलेंसी हमने बनाई है, सबकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड की स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। इनकी भी स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने, इसकी भी स्ट्रक्चर पढ़ ली हमने। चलिए बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कंपोनेंट के बारे में। ये जो कंपोनेंट होता है इसका नाम ही है नाइट्रोजन बेस। क्या नाम है, नाइट्रोजन बेस। नाम को बहुत ध्यान से देखेंगे, नाइट्रोजन वर्ड ये बता रहा है कि इसके अंदर नाइट्रोजन होगा ही होगा, अंडरस्टूड और नॉट। बेस वर्ड ये बता रहा है कि इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, नाम ही चिल्ला चिल्ला के बोलता है अपनी प्रॉपर्टीज को, बस सुनाई देना चाहिए, सुनने की कला होनी चाहिए। नाइट्रोजन बेस, इसके अंदर नाइट्रोजन होगा ही होगा। नेचर कैसा होगा, इसका बेसिक नेचर होगा। आई होप इट इज क्लियर। ये 2 टाइप का हो सकता है, इसके दोनों टाइप के नाम बहुत ध्यान से देखेंगे। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडीन्स। क्या होता है, प्यूरिन और पिरिमिडीन्स, प्यूरिन और पिरिमिडीन्स होता है। अगर मैं बात करूं, क्या पहले ऐसे हम सुनो, इन दोनों नाम में से, दोनों नेम्स में से छोटा कौन है, प्यूरिन, बड़ा कौन है, पिरिमिडीन। सबसे पहले एग्जांपल याद करवाता हूं। छोटे नाम के अंदर कम एग्जाम्पल आएंगे और बड़े नाम के अंदर ज्यादा एग्जाम्पल आएंगे, समझ पा रहे हो क्या। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे वो है आलू और गोभी। क्या है, आलू और गोभी, AG बोलेंगे इसे, आलू और गोभी।
ए का मतलब है एडिनिन, यानी कि आलू का मतलब क्या है, एडिनिन, क्या है, एडिनिन। जी का मतलब गोभी, गोभी का मतलब क्या है, ग्वानिन, क्या मतलब है, ग्वानिन। यानी कि एडिनिन और ग्वानिन दोनों क्या है, एक टाइप के नाइट्रोजन बेस है, जो किस कैटेगरी में आते हैं, प्यूरिन की कैटेगरी में आते हैं। ये डिटेल अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले एग्जांपल पे ध्यान दो। आलू गोभी क्या होते हैं, प्यूरिन होते हैं। आलू गोभी को क्या करते हैं, सब्जी बनाते हैं, काटते हैं ना, कट करते हैं। तो यहां पे लिखना है आपको CUT कट, क्या लिखना है, CUT कट। यानी कि पिरिमिडीन्स के एग्जाम्पल जब लिखने हैं तो क्या याद रखेंगे, कट याद रखेंगे। सी का मतलब क्या होगा, साइटोसिन, क्या होगा, साइटोसिन। यू का मतलब क्या होगा, यूरेसिल, क्या होगा, यूरेसिल। और टी का मतलब क्या होगा, थाइमिन होगा। ऑब्वियसली तीनों नामों को अच्छे से लिखें, अच्छे से याद करें। इनके सिंबल भी, एडिनिन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से, ग्वानिन को जी से, साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से और थाइमिन को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन के एग्जांपल की ट्रिक्स मैंने आपको बताई है। आलू गोभी को काटा जाता है, काटे जाने को इंग्लिश में बोलेंगे कट, इसलिए इसमें पिरिमिडिन्स में क्या लिखा है, कट लिखा है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना समझा पाया हूं। आगे की कुछ लाइंस एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहां पे लिखा है डाईसाइक्लिक, साइक्लिक का मतलब होता है साइकिल जैसा स्ट्रक्चर। जैसे मैं कहूं ये बेंजीन है, तो क्या बेंजीन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे साइकिल बन रहा है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। प्यूरिन के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उसमें दो दो साइकिलें बनती है। कितनी साइकिलें, दो दो साइकिलें, इसलिए बोला जाता है ये कैसा है, डाईसाइक्लिक है। क्या है, डाईसाइक्लिक। इसके अंदर एक ही साइक्लिक बनती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, मोनोसाइक्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोसाइक्लिक। अगर यहां पे दो साइकिल बन रही है तो इन दोनों साइकिल के अंदर टोटल मिलाकर कितने मेंबर होते हैं, 9 मेंबर होते हैं, 9 सदस्य होते हैं। अंडरस्टूड और नॉट। यहां पर कितने होते हैं, बेसिकली 6 ही मेंबर होते हैं, 6 ही सदस्य होते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा स्ट्रक्चर है। देखो नाम कौन सा छोटा है, प्यूरिन वाला, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा है, बड़ा है। नाम किसका बड़ा है, पिरिमिडीन का, जिसमें एग्जाम्पल भी ज्यादा आते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर छोटा है। इसमें केवल 6 मेंबर, इसमें 9 मेंबर। ठीक है, बात करते हैं नाइट्रोजन बेस है तो इसमें नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन कहां कहां पर है, स्ट्रक्चर में दिख रही है, कहां कहां पर नाइट्रोजन है। यहां पर जो नाइट्रोजन होता है वो 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 7 नंबर पे और 9 नंबर पे होता है। 1 3 7 9 याद कैसे करेंगे, 1 3 7 9 बार बार बोलेंगे, हवा में बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। 1 3 7 9, 1 3 7 9। क्या है ये 1 3 7 9, ये नाइट्रोजन की पोजीशन है किसी भी प्यूरिन के अंदर। अंडरस्टूड और नॉट। अगर मैं बात करूं पिरिमिडिन के अंदर नाइट्रोजन कहां पर होंगे, तो हम याद करेंगे 1 3। क्या याद करेंगे, 1 3, 1 3 7 9 और 1 3। नाइट्रोजन जो होते हैं वो ओड नंबर पे होते हैं, आप ऐसा देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे 5 नंबर पे कभी नाइट्रोजन नहीं होता है, क्योंकि 5 भी ओड है बेसिकली। एक ओड है, एक के बाद 3 ओड है, 3 के बाद 5 है, 5 पे होता नहीं है। 7 ओड है, 7 पे होगा। 9 ओड है, 9 पे होगा। यहाँ पर तो 6 ही मेंबर है, तो 1 ऊपर होगा, 3 पर होगा, 5 पर होता ही नहीं है, इसलिए 1 3 पे नाइट्रोजन हो गया। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ओड नंबर पे नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये कोई बायोलॉजी का, कोई साइंस का कंसेप्ट नहीं है। याद कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको कुछ कुछ ट्रिक्स की फॉर्म में ये चीजें आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं। हालांकि इन सब के स्ट्रक्चर बना के हम देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं, डिटेल में देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना न्यूक्लिक एसिड के बारे में जो इतनी इंफॉर्मेशन है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन और पिरिमिडिन की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेसिकली। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि प्यूरिन एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दो दो मेम्ब्रेन है, इसलिए इसको डाईसाइक्लिक बोला था, इसको मोनोसाइक्लिक बोला था। तो इसकी जो डाईसाइक्लिक होती है, दोनों साइकिल होती है, वो कुछ इस प्रकार की दिखती है, और इसकी जो मोनोसाइक्लिक होती है, एक ही साइकिल होती है, वो कुछ इस प्रकार की दिखती है। इसके अंदर आप काउंट कर सकते हो 9 मेंबर है, नंबरिंग हमने करी रखी है। इसके अंदर काउंट कर सकते हो 6 मेंबर है। इस स्ट्रक्चर को आपको याद करना है। ये एक टिपिकल प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, और इसे भी आपको याद करना है, ये एक टिपिकल पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर है। याद करते समय आपको पहले याद करवा चुका हूं कि 1 3 7 9 पे क्या होता है, नाइट्रोजन। 1 पे नाइट्रोजन, 3 पे नाइट्रोजन, 7 पे नाइट्रोजन और 9 पे नाइट्रोजन। 1 पे और 3 पे नाइट्रोजन, ये सब याद करवा चुके हैं। ये जो नंबरिंग मैंने कर रखी है ना, ये स्टैंडर्ड नंबरिंग है। ये नहीं है कि आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। नंबरिंग इसी टाइप से की जाती है प्यूरिन के अंदर और पिरिमिडिन के अंदर, जिसको आपको याद ही करना पड़ेगा। यहां से स्टार्ट होती है इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद 7 8 9 कुछ ऐसे करते हैं। और इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट होती है नीचे से 1 2 3 4 5 6।
तो ये नंबरिंग का ऑर्डर है, स्टैंडर्ड ऑर्डर है, जिसे याद ही करना है। अंडरस्टूड। अब मैं आपको समझाता हूं कि एडिनिन और ग्वानिन, जिसको आलू गोभी बोला था, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। ये प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, एक टिपिकल प्यूरिन ऐसा दिखेगा। अगर मैं बात करूं एडिनिन, जो कि क्या है, एक प्यूरिन है, इसको बोलते हैं 6 अमाइनो प्यूरिन। क्या बोलते हैं? 6 अमाइनो प्यूरिन। यानी कि प्यूरिन की जैसी स्ट्रक्चर होती है एडिनिन की, और उसके पास 6 पोजीशन पे क्या लगा होता है, अमाइनो। अमाइनो बोलते हैं NH2 ग्रुप को। किसे बोलते हैं? NH2 ग्रुप को। क्या यहाँ पे 6 पोजीशन दिखाई दे रही है आपको? प्यूरिन के अंदर 6 पोजीशन। इस 6 पोजीशन पे अगर आप कुछ ऐसे ऐड कर दो NH2, क्या ऐड कर दो? NH2, तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है? अभी ये एडिनिन की स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी में बनी भी हुई है। तो कुछ ऐसे बनाई जाती है एडिनिन की स्ट्रक्चर। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा। 6 अमाइनो प्यूरिन किसका नाम है? एडिनिन का नाम है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप स्ट्रक्चर बना पाओगे। स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो मैंने आपको याद करवा रखी है। ग्वानिन की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला जाता है सेकंड अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन। यानी कि सेकंड पे क्या लगाना है? अमाइनो लगाना है। पहले तो यहां से हटाओ अमाइनो और इसे वापस एक प्यूरिन की स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करो। ये एक प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, यहाँ पे नंबरिंग क्या होगी? 6 होगी। ये एक प्यूरिन की स्ट्रक्चर है, इस प्यूरिन की स्ट्रक्चर में सेकंड पे क्या लगाओ? अमाइनो। तो सेकंड पे मैं लगा देता हूं कुछ ऐसे NH2, और 6 पे क्या लगाओ? ऑक्सी। तो क्या ये 6 नंबर कार्बन है, इस पे क्या ऐड करना पड़ेगा हमें? ऑक्सीजन। तो इस पे ऐड कर दिया हमने ऑक्सीजन, कुछ ऐसे। तो कुछ ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ग्वानिन का स्ट्रक्चर है। तो आप ऐसे बना के देख सकते हो। मैंने सबके नाम लिख रखे हैं आपके सामने, एक एक को बना के अगर बताऊं तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साथ बनेगा, रेजोनेंस के कारण, है ना, शिफ्ट हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। तो कुछ ऐसे भी आप कह सकते हो, और ऐसे भी बन जाएंगे। यहाँ की जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन फुलफिल करेगा, है ना, क्योंकि नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3 है। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर किसकी? ग्वानिन की बनेगी। तो ये स्ट्रक्चर ग्वानिन की है। अभी अगर मैं बात करूं कुछ पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर की, तो हम जानते हैं साइटोसिन के बारे में। इस पिरिमिडीन की टिपिकल स्ट्रक्चर के ऊपर 2 पे लगाओ ऑक्सीजन, 4 पे लगाओ अमाइनो। ये रहा 2, इस पे क्या लगाएंगे? ऑक्सीजन। ये बॉन्ड हटेगा, इसके साथ क्या लगेगा? नाइट्रोजन। 4 पे क्या लगाना है? अमाइनो लगाना है, तो यहां से लगा दिया NH2। ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। मैं उम्मीद करता हूं कैसे बनानी है स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। जब यूरेसिल की स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर बनानी है आपको। उस स्ट्रक्चर के ऊपर 2 नंबर पे और 4 नंबर पे ऑक्सीजन ऐड करना है। डाई का मतलब 2 ऑक्सीजन लगाने हैं, एक लगाना 2 नंबर पे, एक लगाना 4 नंबर पे। क्या बन जाएगा? यूरेसिल बन जाएगा। अगर थाइमीन की स्ट्रक्चर आपको बनानी है तो यूरेसिल की जो स्ट्रक्चर अभी अभी आपने बनाई है ये वाली, इस स्ट्रक्चर के अंदर 5 नंबर पे मिथाइल ऐड कर देना। मिथाइल बोलते हैं CH3 ग्रुप को। अगर 5 नंबर पे CH3 ग्रुप आप ऐड कर देते हो तो क्या बन जाता है? थाइमीन बन जाता है। थाइमीन वर्ड से हो सकता है थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो, मैं क्लियर करता हूं एक एक वर्ड आपके सामने। एक तो होता है देखो थाइमीन, क्या है? थाइमीन, जो आपके सामने लिखा हुआ है। एक होता है थाइमीन, क्या होता है? थाइमीन। दोनों का उच्चारण जो है, प्रोनाउंसिएशन, वो सेम होता है, लेकिन दोनों की स्पेलिंग क्या है? अलग अलग। ये तो एक नाइट्रोजन बेस होता है जिसके बारे में हम पढ़ ही रहे हैं अभी। और ये जो होता है विटामिन B1 का नाम है। किसका नाम है? विटामिन B1 का नाम है। तो ये जो डाउट्स होते हैं ये केवल देखने से, दोनों वर्ड्स को एक साथ देखने से ही क्लियर हो सकते हैं। तो इन दोनों वर्ड को अलग से लिखेंगे आप कि इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है। हालांकि जैसे जैसे बायोलॉजी में हम आगे बढ़ेंगे, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं सारे विटामिन के बारे में पढ़ाऊंगा, तब भी इन दोनों वर्ड्स की चर्चा वहां पे करूंगा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यूरिन और पिरिमिडीन की स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। तो इन सभी की स्ट्रक्चर आप एक बार बना लेना नोटबुक में अच्छे से, और ये तरीका कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको समझाया है। तो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं कि इन न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट के अंदर कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं जिससे ये जुड़ते हैं, और कैसे इन तीनों के जुड़ने से एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट बनती है। तो इस यूनिट का फॉर्मेशन समझते हैं पहले। तो आप मेरे साथ हेडिंग लगा सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड की यूनिट कैसे बनती है उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला तो है पेंटोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप, तीसरा क्या है?
नाइट्रोजन बेस है। तो चलिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं और इस प्रोसेस को सीखते हैं। सबसे पहले मैं एक राइबोज की शुगर ले लेता हूं, आप चाहो तो डीऑक्सीराइबोज ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं जिसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर हमने अभी अभी पढ़ी थी, कुछ ऐसी, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर कार्बन। और यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है। मैंने आपको सिखाया था ऊपर वाले कार्बन पे ऊपर की तरफ क्या लगाओगे, OH, और नीचे वाले कार्बन पे नीचे की तरफ क्या लगाओगे, OH लगाओगे। बाकी जो बच गई वैलेंसी वहां पे क्या लगा दो, वहां पे हाइड्रोजन लगा दो। तो ये लो, सभी जगह आप हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हो। ये किसकी स्ट्रक्चर बन चुकी है, ये राइबोज बन चुका है बच्चों। राइबोज बनने के बाद ये क्या है, अभी ये एक पेंटोज शुगर है। ये पेंटोज शुगर जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस के साथ। किसके साथ जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस के साथ। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नाइट्रोजन बेस आपके सामने। इस नाइट्रोजन बेस के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजन है। अगर ये नाइट्रोजन बेस प्यूरिन है, क्या है, प्यूरिन। अगर ये नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन है, अगर ये प्यूरिन है तो इसके अंदर 9 मेंबर है, और 9वें नंबर पे जो नाइट्रोजन है 9 नंबर वाला वो जुड़ेगा इसके साथ। समझ पा रहे हो। अगर ये नाइट्रोजन बेस पिरिमिडीन है तो इसके अंदर 6 ही मेंबर है रिंग के अंदर, और जो 1 नंबर वाला नाइट्रोजन है वो किसके साथ जुड़ेगा, इस पेंटोज शुगर के साथ जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा, अभी जोड़ते हैं, देखो हवा में जुड़ेगा। नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के हैं, प्यूरिन, पिरिमिडीन। प्यूरिन का हमेशा 9 नंबर नाइट्रोजन जुड़ता है पेंटोज शुगर के साथ, और पिरिमिडीन का हमेशा 1 नंबर नाइट्रोजन जुड़ता है किसके साथ, पेंटोज शुगर के साथ। लेकिन पेंटोज शुगर का हमेशा 1 नंबर कार्बन ही किसके साथ जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है। पेंटोज शुगर का हमेशा ही 1 नंबर कार्बन किससे जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस से जुड़ेगा। और जब जुड़ेगा तो कोई बॉन्ड बनेगा, और इस बॉन्ड का नाम क्या रखेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या रखेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रखेंगे बच्चों। तो ये क्या बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन गया। क्या इधर कार्बन है, बिल्कुल है। क्या इधर नाइट्रोजन है, बिल्कुल है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि एक तरफ क्या है, नाइट्रोजन है। अगर दोनों तरफ कार्बन होते तो हम बोलते कार्बन के नंबर, जैसे आपने सुना होगा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वहां पे 1 और 4 आया था। वो दोनों कार्बन के नंबर थे। 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन यहां पे एक तरफ नाइट्रोजन है तो इसका नाम थोड़ा अलग रखा है। क्या रख दिया, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड रख दिया। मैं उम्मीद करता हूं नाम आपको अच्छे से समझा पाया हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गया है पेंटोज शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस के जुड़ने से, इसी स्ट्रक्चर का एक नाम रखा जाता है। उस नाम को मैं लिखता हूं आपके सामने। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। बहुत ध्यान से देखना वर्ड को, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या होता है अगर हमसे पूछे तो इसके अंदर पेंटोज शुगर होती है। क्या होती है, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के साथ और क्या होता है, इसके साथ नाइट्रोजन बेस भी होता है। कैसे जुड़ते हैं, इस बॉन्ड से। नाइट्रोजन बेस की कौन सी नाइट्रोजन है, अगर प्यूरिन है तो 9 वाली, पिरिमिडीन है तो 1 वाली। समझ पा रहे हो, बिल्कुल सही। तो ये न्यूक्लियोसाइड ऐसा दिखता है कुछ। अब इस न्यूक्लियोसाइड से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। बहुत ध्यान से देखना, ये जो पूरा न्यूक्लियोसाइड है, पेंटोज शुगर के 5 नंबर कार्बन को देखो, क्या इसके ऊपर OH लगा हुआ है। इस OH से क्या जुड़ेगा, फोस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 ही तो कंपोनेंट थे, कौन कौन से, पेंटोज, सकरा, नाइट्रोजन बेस और फोस्फेट ग्रुप। पेंटोज, सकरा, नाइट्रोजन बेस जुड़ गए तो क्या जोड़ना है, फोस्फेट ग्रुप। तो फोस्फेट यहां पे बना रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना। ये रहा P, इसके ऊपर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन, और 3 क्या लगेंगे, OH लगेंगे। इसकी स्ट्रक्चर पढ़ा चुके हैं पहले भी। तो बहुत ध्यान से देखना, ये फोस्फेट ग्रुप इस OH से जुड़ेगा। जब OH और OH के बीच में बॉन्ड बनेगा, क्या बनेगा, OH और OH के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो यहां से एक H2O का मॉलिक्यूल क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। अगर यहां से 2 हाइड्रोजन जाएंगे तो क्या दोनों हाइड्रोजनों को गायब कर दूं, क्या कर दिया। एक ऑक्सीजन को भी गायब कर दूं, क्या, ये कर दिया, एक ऑक्सीजन भी गायब। एक जो ऑक्सीजन बचा उसे थोड़ा बीच में लिख लेते हैं सुंदर दिखने के लिए, कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या। तो कुछ ऐसा बॉन्ड बन गया है पानी निकलने के कारण, डिहाइड्रेशन होने के कारण। इतना समझ पा रहे हो, बहुत ध्यान से देखना। क्या आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है ROR के बारे में। ROR एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है। सॉरी,
इसका नाम ईथर नहीं, इसका नाम ईस्टर है आई थिंक, अभी अभी आपको पढ़ाया था। इसका नाम क्या है? ईस्टर है। ईथर होता है RCOR है ना, ROR का नाम क्या है? ईस्टर है बेसिकली। तो इसका नाम होता है ईस्टर। यहां पर R क्या होते हैं? दोनों कार्बन होते हैं। यहां पर ध्यान से देखो, R क्या ये कार्बन है? 5 नंबर वाला बिल्कुल कार्बन है। इस कार्बन के बाद क्या ऑक्सीजन आया? बिल्कुल आया। इस ऑक्सीजन के बाद वापस कार्बन नहीं आया, यानी कि ये ईस्टर बॉन्ड नहीं है। अंडरस्टूड और नॉट? ये कोई नया बॉन्ड है जो ईस्टर के जैसा है, जिसके पास एक तरफ क्या है? फॉस्फेट है। तो इसको नया नाम देंगे। इस बॉन्ड को क्या नाम देंगे? इस बॉन्ड को नाम दिया है फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या नाम दिया है? फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। ईस्टर के जैसा है लेकिन एक तरफ क्या है? फॉस्फेट है, इसलिए नाम क्या दे दिया? फोस्फो ईस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम है जो 5 नंबर कार्बन और फॉस्फेट एलिमेंट के बीच में बना हुआ है। तो अब ये पूरा क्या बन चुका है? ये न्यूक्लियोटाइड बन चुका है, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने के बाद हमने क्या बना लिया है? न्यूक्लियोटाइड बना लिया है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है अगर आपसे पूछे तो, अगर न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप क्या जोड़ दो? H3PO4 जोड़ दो। बॉन्ड कौन सा बनेगा रे? फोस्फोईस्टर बॉन्ड बनेगा। हवा में बन रहा है, तो इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। दूसरा तरीका, अगर आप पेंटोज शुगर के अंदर पहले तो क्या जोड़ो? नाइट्रोजन बेस, उसके बाद क्या जोड़ो? फॉस्फेट ग्रुप H3PO4, तब भी क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड ही बनेगा। तो कौन से बॉन्ड बनते हैं न्यूक्लियोटाइड के बनते समय? कैसे बनते हैं? कैसा दिखता है वो मॉलिक्यूल? मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो इन चीजों को आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, और नीट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एक एक लाइन जो मैंने बोली है वो प्योर डायमंड है। तो यू कैन नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने समझा है कि पेंटोज शर्करा से न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, उस न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं अलग अलग नाइट्रोजन बेस के लिए इन अलग अलग न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम कैसे रखे जाते हैं। तो उसी प्रोसेस को बोलेंगे नोमेनकल्चर। जो नाम है वो न्यूक्लियोसाइड के थोड़े डिफिकल्ट है, इसलिए मैंने सफिक्स बता रखे हैं आपको न्यूक्लियोसाइड के लिए। यहां पर न्यूक्लियोसाइड का अगर नाम लिख रहे हो तो उसके लिए सफिक्स लिखे हुए हैं। अगर वो प्यूरिन है तो आप लगाओगे सिन, अगर वो पिरिमिडीन है तो आप क्या लगाओगे? डिन। सफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के पीछे ऐड होता है, उसे क्या बोलते हैं? सफिक्स। अगर प्यूरिन का नाम लिख रहे हो न्यूक्लियोसाइड के लिए तो पीछे क्या लगोगे? सिन। अगर पिरिमिडीन है तो क्या लिखोगे? डिन लिखोगे। अब भी समझ में आएगा। इतनी चीजें याद करनी है प्योर हार्ट से। अंडरस्टूड? उसके बाद आपको समझ में आएगा, अगर नाइट्रोजन बेस जिसके 5 नाम हमने याद रखे हैं, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये 5 नाम हमें ऑलरेडी याद है, नाइट्रोजन बेस के नाम है। इस एडिनिन नाइट्रोजन बेस के साथ अगर पेंटोज शर्करा जुड़ती है तो क्या बनेगा? अच्छा, किस बॉन्ड से जुड़ती है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड बनेगा। उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या रखेंगे? ये नाम रखेंगे। अगर ये एडिनिन है तो यहां पे एडिनो लिखेंगे, पीछे क्या लिखेंगे? सिन लिखेंगे या डिन लिखेंगे? क्या ए और जी दोनों प्यूरिन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्यूरिन का सफिक्स क्या है? सिन है, और ये एडिनिन प्यूरिन ही तो है, इसलिए पीछे क्या आया है? सिन आया है, एडिनो सिन नाम रखा है। क्या ग्वानिन भी प्यूरिन है तो नाम क्या हो जाएगा? ग्वानोसिन। पीछे क्या आया है? सिन आया है। यहाँ पे साइटोसिन, साइटोसिन क्या होता है? कट के अंदर आता है, और ये क्या है? पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन में क्या लिखते हैं? डीन लिखते हैं। तो साइटोसिन का क्या बन जाएगा? साइटिडिन बन जाएगा। पीछे क्या आ रहा है? डिन आ रहा है। यूरेसिल का क्या बन जाएगा? यूरेडिन बन जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? पिरिमिडीन है। और थाइमिन का क्या बन जाएगा? थाइमिडिन बन जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है? पिरिमिडीन है। सफिक्स क्या आएगा? डिन आएगा। तो कहां पे सिन लगेगा, कहां पे डिन लगेगा, इससे पता चलेगा। और नाइट्रोजन बेस के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोसाइड के क्या नाम रखे जाएंगे वो यहां पे लिखे हुए हैं, और इस न्यूक्लियोसाइड के करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड के क्या नाम लिखे जाएंगे वो यहां पे लिखे हुए हैं। इस सब के पीछे क्या आएगा? एसिड आएगा। क्यों आएगा एसिड? जब यहां से यहां आप गए हो तो कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है? वही तो है H3PO4। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरिक एसिड है कि नहीं? क्या ये एसिडिक नेचर का है? तो क्या इसके नेचर को एसिड में कन्वर्ट कर देगा? बिल्कुल करेगा। इसीलिए सभी नामों में क्या लिखा गया है? एसिड लिखा गया है। हवा में समझ में आना चाहिए एक एक वर्ड का मतलब। यहां पर एडिनोसिन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एडिनलिक एसिड। इसका हो जाएगा ग्वानलिक एसिड, इसका हो जाएगा साइटिडिलिक एसिड, इसका हो जाएगा यूरिडिलिक एसिड, और इसका हो जाएगा थाइमिडिलिक एसिड।
तो ये वर्ड थोड़े आप पढ़ोगे, थोड़ा आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको फेमिलियर हो जाओगे आप इनसे, धीरे धीरे सब हो जाएगा। एक दिन में नहीं होता है लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। तो यहाँ पे एक एक वर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। इस नोमेनकल्चर के तरीके को आप अच्छे से नोट करें। आज हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में इतना पोर्शन कवर किया है। अगले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि न्यूक्लिक एसिड के कुछ हायर फॉर्म होते हैं जिनके अंदर कुछ यूनिट के नाम आप पढ़ सकते हो, जैसे एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एनएडी है, एफएडी है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अभी तक हमने न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा, ये न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ेगा और पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन कैसे बनेगी, जिसे एक्चुअली में क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये सब कैसे होगा अगले लेक्चर में सीखेंगे। इस टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई 100% करूंगा। थैंक यू सो मच यहां तक बने रहने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।